दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित यह लौह स्तंभ करीब 1600 साल पुराना है। कुतुब मीनार को बने तो 1000 साल भी नहीं हुए। खुद इस्लाम धर्म भी इस दुनिया में तब तक नहीं आया था जब यह आयरन पिलर यहाँ स्थापित किया गया था। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि शुद्ध लोहे से बना यह लौह स्तंभ 375 से 415 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगवाया था। इस पर संस्कृत में राजा का नाम और कुछ संदेश भी खुदे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड ने इस पर भी दावा करते हुए इसे अपनी संपत्तियों में शामिल कर लिया था। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। यह विधेयक हाल ही में संसद में पेश किया गया है और समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वक्फ बोर्ड ने राष्ट्रीय महत्व के करीब 280 स्मारकों को अपनी संपत्ति घोषित किया हुआ है। इनमें से ज्यादातर स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इन पर अपना दावा करता रहा है। कानून और इसकी आड़ में धीरे धीरे कब्जाई गई संपत्तियों की तमाम कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन आज हम संक्षेप में और बेहद आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं कि नए संशोधनों को मंजूरी मिलने के बाद पहले और बाद में क्या क्या अंतर आने वाला है। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिर वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून क्या है, जिसे भारत में पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा बताया जाने लगा है, और कैसे इस कानून की आड़ में भारत को धीरे धीरे इस्लामिक मुल्क बनाने की गहरी साजिश रची जाती रही है। और अब जब ये बातें सरेआम हुई हैं, हालात ये हैं कि जहां एक तरफ 1954 में वक्फ कानून के वजूद में आने तक भारत में वक्फ के पास कुछ हजार एकड़ जमीनें थीं, जबकि आज भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन यानी करीब 9.5 लाख एकड़ वक्फ के पास है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनके अधीन करीब 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। इतनी तेजी से किसी कॉरपोरेट और कंपनियों की तो क्या, खुद सेना और रेलवे की प्रॉपर्टी भी नहीं बढ़ी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया, तो सारा खेल इस कानून में है, जिसके तहत अगर वक्फ बोर्ड आपकी अपनी मेहनत से कमाई और बनाई गई प्रॉपर्टी पर दावा कर दे तो उसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, और ऐसा करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। कई मामलों में तो आपके पास बचाव में कोर्ट जाने के रास्ते भी सीमित होंगे। यही नहीं, वो संपत्ति आपकी है, इसके लिए तमाम दस्तावेज और प्रमाण आपको ही दिखाना होगा, न कि दावा करने वाला अपनी तरफ से कुछ लेकर आएगा। हम यहाँ इस कानून की बारीकियों में नहीं जाएंगे, लेकिन इससे जुड़े तमाम विवादों में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहाँ वक्फ ने संपत्ति पर दावा किया, मुकदमा उसी की अदालत यानी ट्राइब्यूनल में चला गया और फैसला भी उसी ने दिया। 1-2 मामले तो ऐसे हैं जहां शीर्ष अदालतों ने वक्फ कानून का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए और मजबूरन फैसला वक्फ के हक में चला गया। दिलचस्प बात यह है कि पहला वक्फ अधिनियम 1954 में आया। इसके बाद 1995 और 2013 में इसमें संशोधन हुए, लेकिन हर बार इसके अधिकार और विवादित संपत्तियों को विस्तार देने के लिए ऐसा किया गया। नतीजतन हालात ये हैं कि जहां 1947 में देश के सांप्रदायिक बंटवारे और 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत में वक्फ बोर्ड तो क्या, इसके पास 1 इंच जमीन का भी वैधानिक अधिकार नहीं होना चाहिए था, वही बोर्ड भारत की संसद सहित राजधानी की कई राष्ट्रीय संपत्तियों तक पर अधिकार जमाता रहा। दोस्तों, मोटे तौर पर वक्फ की प्रॉपर्टी का मतलब है अल्लाह की प्रॉपर्टी, जो दान से मिली संपत्तियों का संग्रह है, जिसका प्रबंधन एक ट्रस्ट या बोर्ड करता है। यह अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसलिए एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो जाने के बाद इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, सरकार भी इसका अधिग्रहण नहीं कर सकती, यानी जो संपत्ति एक बार वक्फ की हो गई वो हमेशा के लिए वक्फ की ही रहेगी। सैद्धांतिक रूप से ऐसी संपत्तियों का इस्तेमाल जनसेवा या जनहित में होना था, जबकि हकीकत में यह प्रॉपर्टी डीलिंग और भ्रष्टाचार का जरिया बनता गया, और यही वजह है कि सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को कब्जाने और इसका दायरा बढ़ाने का सिलसिला लगातार चलता आया है।
और इसीलिए काफी अरसे से इसका विरोध होता आ रहा था। कई उच्च न्यायालयों और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई जनहित याचिकाएं डाली गईं। पुराने एक याचिका में तो यहाँ तक कहा गया है कि 1991 में कांग्रेस सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर गैर मुस्लिमों की कब्जाई गई धार्मिक संपत्तियों को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को कोर्ट जाने से रोक दिया गया, जबकि दूसरी ओर वक्फ कानून की बेलगाम शक्तियों के जरिए मुसलमानों को दूसरों की और राष्ट्रीय संपत्तियों को अनाप शनाप दावों के जरिए हासिल करने का एक कानूनी संरक्षण दे दिया गया। तो अब लौटते हैं मौजूदा वक्फ संशोधन कानून पर, जिसे मोदी सरकार ने संसद में पेश कर दिया है और वो इसमें कई तरह के संशोधन करने जा रही है। वैसे तो ये विधेयक पिछले साल ही आ गया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध और खुद एनडीए के कई घटकों के ऐतराज के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। अब इसी समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड ने राष्ट्रीय महत्व के 280 स्मारकों को अपनी जायदाद घोषित कर दी। इनमें से कई एएसआई के अंडर आते हैं, मसलन कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, हुमायूं का मकबरा और ये लौह स्तंभ। चूंकि संसदीय समिति में गर्मा गर्म बहस और चर्चा के बाद ये विधेयक संसद में लाया गया है, ऐसे में चांसेस हैं कि मोदी सरकार इसे साधारण बहुमत से ही सही पास करा लेगी। आइए जानते हैं कि इन संशोधनों के पारित होने के बाद मौजूदा कानून और बाद में क्या फर्क आएगा। पहले इसे वक्फ एक्ट कहते थे, अब इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहा जाएगा। पहले वक्फ की जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ वक्फ या ट्राइब्यूनल में जा सकता था, लेकिन अब वो कोर्ट भी जा सकता है। वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पहले वक्फ बोर्ड में महिला और गैर इस्लामिक लोग नहीं होते थे, लेकिन अब 2 महिलाओं और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखने होंगे। कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नॉमिनेटेड ऑफिसर करेगा। जो संपत्तियां वक्फ कानून के तहत पहले से रजिस्टर्ड हैं उन पर तो असर नहीं होगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें नए मानकों का पालन करना होगा। और आपको बताते चलें कि अभी वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टी है उनमें से अधिकांश प्रॉपर्टी शायद रजिस्टर्ड नहीं है। जो वक्फ को अपनी संपत्ति दान करना चाहते हैं उन्हें साबित करना होगा कि कम से कम वो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं। इसी तरह के कई प्रावधान हैं जिनसे वक्फ के पुराने बेलगाम अधिकारों की जगह पे पारदर्शिता और जवाबदेही आ सकेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।